Assalamu alaikum everyone. So in this video we're going to do pheocytochroma and paraganglioma. ठीक है। अब जो pheocytochroma या paraganglioma है ना, ये हमारे पास न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है। ठीक है। अब इसको हम न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर क्यों कहते हैं? न्यूरो मतलब कि आपका न्यूरॉन इन्वॉल्व है और एंडो मीन्स के एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व है। न्यूरॉन मतलब कि आपके जो सिंपैथेटिक गैंग्लिया होते हैं ना, वो इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से आपका पैरा गैंग्लियोमा होता है। और जो एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व है तो उसकी वो क्या है, आपका एड्रिनल मेडुला इन्वॉल्व है। ठीक है। जिसकी वजह से आपका फियोसाइटोक्रोमा होता है। ठीक है। अब ये कैंसर डेवलप कैसे होता है? ये आपका डेवलप होता है जो न्यूरोब्लास्टोमा सेल्स होते हैं ना, वो बेसिकली आपके बनाते हैं फियोसाइटोक्रोमा और पैरा गैंग्लियोमा। ठीक है। अब जो फियोसाइटोक्रोमा होता है ये 80% होता है। ठीक है। एड्रिनल मेडुला का ट्यूमर। ठीक है। और जो सिंपैथेटिक पैरा गैंग्लियोमा होता है ये हमारे पास तकरीबन 20% होता है। ठीक है। अच्छा जी। फिर इसके बाद हम आते हैं ये जो मोस्टली जो होता है ना, ये फियोसाइटोक्रोमा जो होता है ना, ये हमारे पास बिनाइन होता है, लेकिन 15% केसेस में मेलिग्नेंट होता है। इसके अलावा ये हमारे पास 30% जो है ये हमारे पास इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स की वजह से होता है, जिसमें हमारे पास न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस आ जाता है, वॉन हेपेलोंडी डिजीज़ आ जाती है, MEN2 की म्यूटेशन हो जाती है, और पैरागैंग्लियोमास जो होते हैं बेसिकली म्यूटेशन की वजह से होते हैं सक्सिनाइड डिहाइड्रोजिनेज BCD and D की वजह से। ठीक है। अच्छा जी। अब हमारे पास ना इनिशियली हमारे पास एक रूल ऑफ 10 यूज़ किया जाता था फियोसाइटोक्रोमा के लिए। ये ओल्ड तरीका था। ठीक है। लेकिन नॉर्मली अब हमसे ये चीज़ नहीं पूछते, लेकिन स्टिल याद रखने के लिए कोई वाया में आपसे पूछ भी लेना रूल ऑफ 10 बताओ फियोसाइटोक्रोमा को, तो आपको पता हो। लेकिन आप उसके साथ साथ ये मेंशन करो कि पहले ज़माने में हम लोग ये यूज़ करते थे, लेकिन नाउ अडेज टेक्नोलॉजी ज़्यादा हो गई, रिसर्चेस नहीं आ गई हैं, तो उससे हमें ये पता लगा है कि रूल ऑफ 10 जो था वो गलत था और अब डिफरेंट यूज़ होता है। अब ये जो रूल ऑफ 10 था ना, ये हमें बताता था कि 10% फीमेलियल है। ठीक है। 10% जो है वो चिल्ड्रन में होता है, 10% मेलिग्नेंट है, 10% बायलेटरल है, और 10% एक्स्ट्रा एड्रीनल है। ठीक है। लेकिन ये अब कंफर्म वो नहीं होता, कंसिडर नहीं होता, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि 15% मेलिग्नेंट है। ठीक है। और फीमेलियल जो है वो 30% है। ठीक है। तो इसलिए इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। अब जो पेशेंट आता है तो उसकी फीचर्स क्या होते हैं? तो अब फियोसाइटोक्रोमा है ना, तो PHE याद रख लो। ठीक है। PHE जो है ये मेन फीचर्स हैं, ये याद हो, बाकी काफ़ी हैं। ठीक है। तो इसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, पल्पिटेशंस होती हैं और एक्सेसिव स्वेटिंग्स होती हैं, और इसके अलावा H से आप हेडेक भी याद रख लो। इसके अलावा और फीचर्स भी होते हैं, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपको पता हो कि इसकी वजह से आपका पल्पिटेशंस होंगी, हाइपरटेंशन होगा, हेडेक होगा, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी। ठीक है। अच्छा, अब आपकी इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हो? ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन में ना आपने सबसे पहले इसको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के लिए क्या करते हो आप? यूरिन में विनाइल बेंडेलिक एसिड का लेवल, ठीक है, मेटानेफ्रिन का लेवल, नॉर मेटानेफ्रिन का लेवल देखते हो। ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आपका ये जो आपके कैटेकोलमीज़ हैं ये ज़्यादा बन रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपकी इसकी ब्रेक डाउन भी ज़्यादा होगी और इसके ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स आपको यूरिन में मिलेंगे और वो ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है। इसके अलावा ट्यूमर मार्कर देखते हो। ट्यूमर मार्कर कौन सा है? क्रोमोजिनिन A आप देखते हो। ठीक है। इसके अलावा जेनेटिक टेस्टिंग करते हो। जेनेटिक टेस्टिंग में क्या करते हो कि आप देखते हो कि वॉन हेपेलोंडी डिजीज़ तो नहीं है पेशेंट को, MEN2 की म्यूटेशन तो नहीं है, या हमारे पास जो है वो इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ी थी सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज BCD की म्यूटेशन तो नहीं हुई भी। ठीक है। या न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस वगैरह तो नहीं है। ठीक है। फिर इसके बाद आपने लोकलाइजेशन करना होता है ट्यूमर को, कि आया ये हमारे पास एड्रिनल मेडुला में है, कि आया ये पैरा गैंग्लियोमा है और सिंपैथेटिक गैंग्लिया में है। ठीक है। तो इसके लिए आप एब्डोमिनल CT और MRI करते हो। ठीक है। इसके अलावा आप जो है वो सेंटीग्राफी करते हो। ठीक है। और सेंटीग्राफी में आप क्या यूज़ करते हो? MIBG यूज़ करते हो। अब MIBG क्या होता है? मेटा आयोडो बेंजाइल ग्वानिडीन। ठीक है। मेटा आयोडो बेंजाइल ग्वानिडीन। ठीक है। अब ये बेसिकली क्या करते हैं कि इसमें हम लोग ये चीज़ यूज़ करते हैं। ठीक है। और ये आपका अपटेक कर रहा होता है, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, इसकी अपटेक होती है, और इससे आप देखते हो कि ये हमारे पास जो है वो ये आया हमारे पास जो है वो मेलिग्नेंट है कि बेनाइन है, कि कौन सा एरिया इन्वॉल्व हुआ हुआ है, वो हम चेक करते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम लोग पेट भी करते हैं, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। ठीक है। अब पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? F18 डीऑक्सीग्लूकोज यूज़ करते हैं, या हम गैलियम 68 डोटेट यूज़ करते हैं। ठीक है। अब इसकी ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं? देखो, ट्रीटमेंट में
सबसे पहले हम लोगों ने बिफोर सर्जरी क्या करनी है, ठीक है। बिफोर सर्जरी हम लोगों ने पेशेंट को सबसे पहले दे देने हैं अल्फ़ा ब्लॉकर, ठीक है। अब अल्फ़ा ब्लॉकर में जो हमारा नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर होता है ना, ठीक है, वो हम लोगों ने देना होता है, ठीक है। नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स हैं जिसमें आप फिनॉक्सीबेंजामीन देते हो, ठीक है। वो क्या करते हैं कि वो आपके अल्फ़ा रिसेप्टर पर जाते हैं और उसको ब्लॉक कर देते हैं। जब वो ब्लॉक हो जाते हैं तो वैसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होती अल्फ़ा रिसेप्टर्स की, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा प्रोपेनोलोल देते हैं, तो प्रोपेनोलोल क्या करता है, आपकी हार्ट की एक्टिविटी, हार्ट रेट वगैरह उसको भी रिड्यूस कराता है, ठीक है। और कभी भी आप बीटा ब्लॉकर पहले और अल्फ़ा ब्लॉकर बाद में नहीं देते, क्योंकि अगर आप बीटा पहले ले दोगे तो आपका कंपनसेटरी मैकेनिज़्म में ये जो वो होता है ना कि बीटा तो ब्लॉक हो गया तो आपकी उसके रिस्पॉन्स में आपका अल्फ़ा जो है वो काम करना शुरू कर देगा। तो हम कभी भी ऐसा नहीं करते, पहले अल्फ़ा देते हैं फिर बीटा देते हैं, ठीक है। फिर सर्जरी हम जब शुरू करते हैं तो सर्जरी के दौरान हमारे पास सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड देते हैं और इसके अलावा फेंटोलामीन देते हैं, ठीक है। अब सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड और फेंटोलामीन हम लोग क्यों देते हैं, क्योंकि सर्जरी के दौरान हमारा जो ग्लैंड होता है ना वो हिल सकता है, मोबिलाइजेशंस हो सकती हैं उसकी, ठीक है। इसके अलावा जो है वो एनेस्थीसिया की इंडक्शन की वजह से भी हमारे पास ब्लड प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा हो सकता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम फेंटोलामीन वगैरह सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड दे रहे हैं, ठीक है। अब पोस्ट ऑप हमने क्या करना है, पोस्ट ऑप देखो अब हमने क्या किया कि हमने एड्रिनल मेडुला रिमूव कर दिया है ना, तो एकदम पेशेंट हाइपोटेंशन में जा सकता है और विच वी डोंट वांट इट, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है ना कि पेशेंट को हमने वॉल्यूम एक्सपेंशन करनी है और इसके अलावा उसको नॉरएपिनेफ्रिन हम लोगों ने रेडी रखना है आईपी, और वो एकदम उसको आपने शॉट देना है, ठीक है। इसके अलावा आपने अगर ये ट्यूमर मेटास्टेसाइज भी हुआ है ना तो उसमें आपने क्या करना है, डीबल्किंग सर्जरी, मतलब उसमें अगर आप पहले इतना मांस निकाल लेते तो अब आप इतना बड़ा मांस निकालोगे, ठीक है। तो डीबल्किंग सर्जरी करोगे। इसके अलावा आप जो है वो रेडियो न्यूक्लियोटाइड थेरेपी करते हो जिसमें आप MIBG यूज़ करते हो, ठीक है, आयोडीन 131, ठीक है। इसके अलावा कीमोथेरेपी भी यूज़ करते हो। दैट्स इट, वी आर डन विद द अच्छा, that's it. We're done with the pheocytochroma and paraganglioma. If you guys have any question, you guys can ask. Thank you, Jazakallah khair.